Hello friends, I hope you guys are doing great. In this short video, we'll try to revise a essay called as 570 that is on going concern. अच्छा स्टैंडर्ड है. ऑडिट रिपोर्टिंग का इसका जो एप्लीकेशन है काफी क्रिटिकल माना जाता है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अ गुड 4 मार्क और अ 5 मार्क क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, जहां पे रिपोर्टिंग वाला एलिमेंट जो है मे बी 2 और 3 मार्क्स होल्ड करेगा. Try to understand the entire essay. I'll also show you 1 or 2 sample questions for your understanding. 570 क्या बोलता है? नॉर्मली जब एक ऑडिटर ऑडिट करने जा रहा है, उनका असम्पशन होता है दैट द एंटिटी इज वर्किंग ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, एंड इसीलिए मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होते हैं वो किस बेसिस पे बनाए होते हैं? गोइंग कंसर्न बेसिस पे. तो यहीं पर पहला क्वेश्चन आता है, क्या मैनेजमेंट ने जिस बेसिस पे अकाउंटिंग किया है, अगर वो गोइंग कंसर्न बेसिस है तो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है? इसके लिए मुझे क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा. ये ऐसे का पहला ऑब्जेक्टिव ही यही है कि अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग किया है तो क्या ये बेसिस अप्रोप्रिएट है या नहीं, आपको चेक करना है. दूसरा चीज, जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो क्या मुझे कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस मिलते हैं क्या जिससे मुझे लगता है देयर इज अ सिग्निफिकेंट मटीरियल अनसर्टेनिटी कि कंपनी के एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे इंपैक्ट आ सकता है. अब ये इवेंट्स और कंडीशंस क्या है, अगर मुझे मिले तो मुझे क्या प्रोसीजर लगाना पड़ेगा और इसका मेरे रिपोर्ट पे इंपैक्ट क्या आएगा, यही पूरा डिस्कशन 570 में होगा. बट बिफोर we go to auditors responsibilities, पहला चीज, what is the responsibility of management? Remember, सबसे पहला चीज, who is responsible to prepare the financial statements? Management. तो going concern basis of accounting follow करना है कि नहीं फॉलो करना है, डिसीजन किसका है? मैनेजमेंट का. तो मैनेजमेंट ने नॉर्मली गोइंग कंसर्न को लेकर के एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना चाहिए कि उनके हिसाब से क्या गोइंग कंसर्न बेसिस यूज करना बराबर होगा या नहीं होगा. This kind of preliminary assessment should be performed by the management. मुझे ऐसा ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछना है क्या भाई जिस साल के लिए मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, क्या आपने ऐसा कोई असेसमेंट फॉर गोइंग कंसर्न परफॉर्म किया है या नहीं किया है. अगर परफॉर्म नहीं किया है तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आपने ऐसा असेसमेंट करना चाहिए, एंड उस असेसमेंट में एटलीस्ट 12 मंथ्स कवर होने चाहिए, ऐसा हमारा 570 बोलता है. तो पहला चीज, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट? उनका जिम्मेदारी बनता है, उन्होंने गोइंग कंसर्न को लेकर के एक स्पेसिफिक असेसमेंट करना चाहिए जहां पर उन्होंने बिजनेस के ऑपरेशंस को लेकर के, फाइनेंशियल्स को देखते हुए, अदर एस्पेक्ट्स को देखते हुए ये इवैल्यूएट करना चाहिए क्या कोई ऐसी कंडीशंस बन रही है, क्या कोई ऐसे इवेंट्स हुए हैं शायद जिसका इंपैक्ट उनके गोइंग कंसर्न पे आ सकता है. ये पहले मैनेजमेंट ने ढूंढना चाहिए, उन्होंने इवैल्यूएट करना चाहिए. ये असेसमेंट करने का जिम्मेदारी किसका है? मैनेजमेंट का है कि क्या कंपनी के एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं. एंड नॉर्मली इस चीज के रिगार्डिंग डिटेल्ड डिस्क्लोजर अगर देने की जरूरत है, वो भी जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की. मान लो गोइंग कंसर्न बेसिस फॉलो नहीं करना है, कोई और बेसिस पे अकाउंटिंग करना है, तो डिस्क्लोजर कौन देगा? मैनेजमेंट देगा. इसको लेके कोई चैलेंज आ रहे हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज है, वो डिस्क्लोजर कौन देगा? मैनेजमेंट देगा. ये उनका ड्यूटी बनता है. ये बेसिक सा मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो असेसमेंट ना करें तो जरूर ऑडिटर ने बोलना चाहिए कि आपको असेसमेंट करना चाहिए. अब सर क्वेश्चन ये आता है, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या बनती है? सबसे पहला चीज, हमने पूरे ऑडिट के दौरान देखना है, कंसिडर करना है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो करते हुए ये सोचना है क्या कोई ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस है, वर्ड क्या है? इवेंट्स और कंडीशंस विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न. ये सब आपने इंटर में भी पढ़े हैं. ऐसे कुछ फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज बहुत बुरे होंगे, कंपनी के जो सप्लायर्स है उन्होंने सिर्फ कैश बेस पे गुड्स देना शुरू कर दिया होगा, क्रेडिट पे गुड्स देना बंद कर दिया है, कंपनी का मे बी फाइनेंसिंग अरेंजमेंट एक्सपायर हो रहा होगा, उनके पास रीपेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है, नया फाइनेंस अरेंज भी नहीं हो रहा है. ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या ऑपरेशन को लेकर के इशू हो सकते हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट डिजाइन करके गया होगा, वो रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, आपका मेजर कस्टमर जो है वो खत्म हो गया होगा, या आपका जो लाइसेंस वगैरह है वो कैंसिल कर दिया गया होगा. ऐसा कुछ सिचुएशन आपके ऑपरेशन को लेके आ सकता है. कोई मेजर रॉ मटेरियल का जो सोर्स था बिकॉज ऑफ लेट्स से पॉलिटिकल डिसरप्शंस और मे बी ग्लोबल टेंशंस, कुछ
कंट्री से जहां से आपका रॉ मटेरियल आता था वो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया होगा, ये सब हमारे ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर सकता है। फिर आता है अदर इंडिकेटर्स। अदर में कोई ऐसा पेंडिंग लिटिगेशन, कोई ऐसा रेगुलेटरी एक्शन जो अभी तक तो पेंडिंग है, बट अगर गलती से इसका आउटकम आपके अगेंस्ट आ गया तो शायद आपके पास पैसा नहीं होगा इस सबको सेटिस्फाई करने का। देयर वाज अ केस अगेंस्ट वोडाफोन, देयर वाज अ केस जीएसटी का डिमांड पेंडिंग अगेंस्ट योर ऑनलाइन गेमिंग बिजनेसेस। इन सबका इंपैक्ट आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा आ सकता है। या कोई नेचुरल कैलामिटी या कैटास्ट्रॉफी हो गया होगा जिसका बिजनेस के ऑपरेशन पे इंपैक्ट आ रहा है, बट आपने क्या नहीं लिया था, इंश्योरेंस वगैरह नहीं लिया था। ये सब इंडिकेटर्स है कि कंपनी के अंदर गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है। आपको भी ये याद नहीं करना है, आपको ना ये पता होना चाहिए। एग्जाम में ना ये इंडिकेटर्स दिए होंगे और आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर ऐसे इंडिकेटर्स हैं तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए। तो ये सब है वो इवेंट्स और कंडीशंस जो ऑडिटर को नजर में रखने हैं, और अगर ये मिलेंगे तो मुझे ये प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। अगला स्टेप बोलता है क्या प्रोसीजर मैं लगाऊंगा अगर इवेंट्स और कंडीशंस क्या हो जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। 5 प्रोसीजर है। पहला चीज जो सबसे पहला पॉइंट था ना, मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट किया है कि नहीं किया है। अगर आपको ये इवेंट और कंडीशन मिल गया है और मान लो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट नहीं किया है तो उन्हें रिक्वेस्ट करो, आपको असेसमेंट करना ही पड़ेगा। अब तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये इवेंट्स और कंडीशन जो एग्जिस्ट करते हैं ना, हमें डाउट आ रहा है, गोइंग कंसर्न में प्रॉब्लम आ सकता है। रीड द फर्स्ट प्रोसीजर, यू शुड रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट की अगर आपने अभी तक असेसमेंट नहीं किया है तो आपने असेसमेंट करना चाहिए। फिर मैनेजमेंट से पूछिए इन इवेंट्स को लेकर के आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आप इसको कैसे रिजॉल्व करने वाले हो, और हमें एज ऑडिटर जानना पड़ेगा उनका जो प्लान है वो फिजिबल लग रहा है क्या। आपने बोला ये रॉ मटेरियल का सप्लाई, लेट्स से वी वर इंपोर्टिंग फ्रॉम अफ्रीका, देयर इज अ प्रॉब्लम, अब हमारे पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है लोकल लेवल पे विद इन इंडिया, हमारे पास में रॉ मटेरियल है, सेम क्वालिटी का है, प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है, मार्जिन पे इंपैक्ट आएगा बट मैनेजेबल है, बिजनेस डूबेगा नहीं। आपके पास जो भी सोल्यूशन होगा वो क्या होना चाहिए, एक्चुअली में फिजिबल होना चाहिए। सिर्फ बात हवा में नहीं होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख के समझना चाहिए हाँ ये एक्चुअली सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नंबर 2, इवैल्यूएट मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न असेसमेंट, और देखना आउटकम ऑफ दीज प्लान्स ना वो सिचुएशन इंप्रूव करेगा या नहीं करेगा, फिजिबल लगता है या नहीं लगता है। इसमें जो थर्ड पॉइंट है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली हम गोइंग कंसर्न की प्रॉब्लम को लेकर के मैनेजमेंट से हमेशा क्या मांगते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट मांगते हैं। क्या मांगते हैं, कैश फ्लो फोरकास्ट। अगर आपको लगता है जो कैश फ्लो फोरकास्ट दिया है, मेरे हिसाब से इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे जानना है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा तो मुझे उस फोरकास्ट को बनाने के लिए जो उन्होंने कुछ अंडरलाइन डेटा यूज किया होगा, कुछ जो अजम्पशंस यूज किए होंगे वो रिलायबल है कि नहीं है, उनके लिए कोई सपोर्टिंग एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप बोल रहे होंगे आने वाले 3 महीने के अंदर बहुत सारा इनफ्लो आने वाला है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट अरेंज हो जाएगा, आप किस बेसिस पे बोल रहे हो? डू यू हैव ईमेल कंफर्मेशंस, डू यू हैव फिजिकल लेटर्स जहां पर आपको लगता है ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने वाला है? आपका कैश फ्लो फोरकास्ट में आपका जो भी डेटा है, जो भी अजम्पशन है वो रिलायबल है कि नहीं है, ये ऑडिटर को इवैल्यूएट करना चाहिए। वरना ऑन पेपर तो सिचुएशन अच्छी दिखेगी, एक्चुअली में वैसा होगा या नहीं होगा ये ऑडिटर को केयरफुली देखना चाहिए। फिर ऑब्वियसली कभी कभी हमें पता है देयर कैन बी सिचुएशंस कि जो हमने पहले इंफॉर्मेशन वगैरह आपसे मांगा था मे बी उसके बाद में उसमें बदलाव आ चुका होगा। मतलब आपने जो असेसमेंट किया, हमने उस असेसमेंट को इवैल्यूएट किया, आपका असेसमेंट खत्म हो गया 15 अप्रैल को, हम ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहे हैं 1 जून को, हो सकता है 15 अप्रैल के बाद से लेके 1 जून के बीच में कुछ नए सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गए होंगे, जिस वजह से आपका जो असेसमेंट जिस बेसिस पे किया था वो बेसिस की क्या हो चुका होगा, क्वेश्चन मार्क पे आ चुका होगा। मे बी देयर कैन बी अ सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन वन इंडस्ट्री, शायद उस वजह से आपकी पूरी इंडस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज हो गया। लाइक इन टुडेज टाइम नाउ पीपल आर क्वेश्चनिंग इज एआई इटसेल्फ अ बबल, यू नो दैट रियली वेल, दैट एआई के वैल्यूएशंस को लेकर के क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है। अभी तक हम सोच रहे थे कैन एआई रिप्लेस अस, नाउ इट इज ऑल अबाउट क्या एआई खुद ही अपने आप में एक बबल है वो खत्म हो सकता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दिस इज द न्यू चैलेंज व्हिच द इंडस्ट्री इज फेसिंग नाउ एंड दैट इज व्हाई यू विल सी लॉट ऑफ बिजनेस का ऑलरेडी वैल्यूएशंस क्रैक होना शुरू हो गया है। बाय द वे उस लिस्ट में सबसे पहला बिजनेस का जो नाम लिया गया है जो सबसे पहले खत्म होगा, आप शॉक में होंगे, जिसने बहुत हवा किया था, इस परप्लेक्सिटी। उस पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है। दोज हु आर थिंकिंग वी विल रिप्लेस गूगल, मे बी शायद उनको ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसा
एनीवेज पॉइंट इज, क्या हमें कोई ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई है जो हमारे असेसमेंट के बाद में मिली होगी, जिसकी वजह से असेसमेंट क्या करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है। लास्ट वन, हमने शायद मैनेजमेंट से WR रिक्वेस्ट करना चाहिए कि बॉस आपके जो फ्यूचर प्लान्स आप बता रहे हो ना, वो एक्चुअली में आप बिलीव करते हो और आपको लगता है वो फीजिबल है, ऐसा मैनेजमेंट से WR में लिखवा के लीजिए। WR इज कमिंग फ्रॉम एसे कॉल्ड एज एसे 580। इन सिंपल टर्म्स ये 5 प्रोसीजर आपने लगाने चाहिए। कब? जब आपको इनमें से कोई इवेंट या कंडीशन मिल जाता है। तो क्वेश्चन में ये इवेंट्स और कंडीशन दिए होंगे, फिर पूछेगा आप क्या प्रोसीजर लगाने वाले हो। आफ्टर आइडेंटिफाइंग देम, ये 5 पॉइंट्स आने चाहिए। इनके ही कुछ एग्जांपल्स और दिए हुए नीचे बॉक्स के अंदर। बहुत कॉमनली डाउट आता है एग्जांपल लिखना है या ऊपर का प्रोसीजर लिखना है। बहुत जगह पे आईसीआई ने दोनों को मर्ज करके भी लिख करके दिया, इधर का 5 भी लिखा है, इधर का 5 भी लिखा है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या रहेगा। देयर इज अ answer in ICI module also regarding this same question। प्रोसीजर में 5 पॉइंट ऊपर का 5 पॉइंट नीचे का दोनों आया है, आपके सामने दोनों है। मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड आंसर में ऊपर के 5 पॉइंट लिखने चाहिए। नीचे वाली चीज के लिए बहुत सिंपल है, सुनिए। हमने कंपनी से कैश फ्लो फोरकास्ट, प्रॉफिट का फोरकास्ट तो मांगना ही है। उसके अलावा जो उनके मीटिंग्स हुए हैं उनके मिनट्स लेने चाहिए, सब्सिक्वेंट मीटिंग्स ऑफ TCWG, ऑफ योर ओनर्स, ऑफ योर बोर्ड। अगर कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हुआ है उसका आप मिनट्स ले लीजिए, या फिर आपके पास में लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल रहेगा वो आप मांग लीजिए। कोई रेगुलेटरी एक्शन लिया होगा उसका रिपोर्ट वगैरह पढ़ लीजिए। इन सबसे पता चलेगा कि एक्चुअली के अंदर ये जो इवेंट और कंडीशन है ना, ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। इन प्रोसीजर का ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? ये जानना क्या इनकी वजह से कंपनी में गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम आ सकता है या नहीं आ सकता है। आपको ये कंक्लूड करना है, इसीलिए प्रोसीजर लगाने का ट्राई आप कर रहे हैं। बहुत केसेस में क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा रहेगा, उस क्वेश्चन में जो डेटा है उसको भी उठा के बोल सकते हो, इनको हमें क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। वो बोलेंगे ना फाइनेंशियल रेशियोज बुरे हैं, तो आप चेक करो इन रेशियोज को बुरा होने के पीछे रीजन क्या है। आप बोलेंगे फाइनेंशियल अरेंजमेंट एक्सपायर हो रहे हैं, नया पैसा नहीं आ पाएगा, इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट और एविडेंस मांगिए, तो आप फैक्ट्स ऑफ द केस को उठा के भी स्टैंडर्ड सेंटेंसेस को बना सकते हैं। बॉटम लाइन, सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, ऐसे इवेंट्स और कंडीशंस को ढूंढेगा जो 3 टाइप के, कौन कौन से, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, अदर। अगर ये मिल जाएंगे तो क्या आएंगे, ये 5 प्रोसीजर्स। पहला प्रोसीजर, आपने असेसमेंट नहीं किया तो अभी तक असेसमेंट कीजिए। दूसरा चीज, आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उससे सिचुएशन इंप्रूव होगा या नहीं होगा। कैश फ्लो फोरकास्ट है, उसका जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, अजम्पशंस लॉजिकल होने चाहिए। क्या कोई असेसमेंट के बाद में नया एविडेंस मिल गया है क्या, जिसकी वजह से हमें लगता है असेसमेंट को रिविजिट करने की जरूरत है। WR ले लो, आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो आपको क्या लगता है, फीजिबल है। ऐसा 5 प्रोसीजर आपने लगाना चाहिए। इसके बाद में आता है रिपोर्टिंग पार्ट। दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। रिपोर्टिंग को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स को आकर के पढ़िएगा। आपकी रिपोर्टिंग को लेकर के ये सिचुएशंस आ सकती है। सबसे पहला हमें ये जानना है कि भाई जो आपने ऑडिट करने के बाद कंक्लूजन ड्रॉ किया है ना, उस कंक्लूजन में आपको क्या लग रहा है। हो सकता है आपके 2 कंक्लूजन आए। पहला वाला, गोइंग कंसर्न अजम्पशन या जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो आपको क्या लगता है, अप्रोप्रिएट लगता है, या वो आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है। लेट्स अज्यूम आपने कंक्लूड किया है, अनसर्टेनिटी वगैरह नहीं है, कंक्लूजन है दैट द गोइंग कंसर्न बेसिस इज नॉट अप्रोप्रिएट और इन, मतलब इस बेसिस पे अकाउंटिंग होना ही नहीं चाहिए। 2 बात हो सकती है, मैनेजमेंट अभी भी गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहा है, मैनेजमेंट अभी भी किस बेसिस पे कर रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस, जबकि आपको लगता है ये बेसिस क्या नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो क्या मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, हाँ गोइंग कंसर्न बेसिस अप्रोप्रिएट नहीं है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है, परवेसिव डायरेक्टली क्या आएगा, एडवर्स। अगर मैनेजमेंट कोई दूसरा बेसिस फॉलो करे, लेट्स से लिक्विडेशन बेसिस फॉलो करे, आपको ठीक लगता है, एक्सेप्टेबल लगता है, आप चेक करते हो, तो आपको लगता है अगर बेसिस बदलाव बराबर है तो आप अनमॉडिफाइड दे सकते हो। बट जो नया बेसिस यूज किया है इसके लिए यूजर का अटेंशन ड्रॉ करना पड़ेगा और क्या देना पड़ेगा, ईओएम पैराग्राफ देना पड़ेगा। मतलब नॉट अप्रोप्रिएट में 2 सिचुएशन हो सकता है। आइए हमारे बॉक्स के अंदर, बॉक्स में देखो पहला चीज क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट। इस बार मैनेजमेंट ने कोई दूसरे बेसिस पे अकाउंटिंग किया है, लेट्स से लिक्विडेशन बेसिस। अगर ये आपको ठीक लगता है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो और इस मैटर को अटेंशन ड्रॉ करके कहां लिख सकते हो, एम्फसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। अगर आपको लगता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है बट मैनेजमेंट अभी भी प्रिपेयर कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न, ये तो क्लियरली अनएक्सेप्टेबल है, क्या देना पड़ेगा, एडवर्स ओपिनियन। क्या ये और ये बॉक्स सिचुएशन समझ में आया क्या? ऑब्वियसली आपके बुक के अंदर ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये चीज मिसिंग है, पर आपको ये चीज भी आना चाहिए। देखो केस 1 क्या बोलता है, इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट केस 1, यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज
इनअप्रोप्रिएट। मैनेजमेंट अभी भी क्या यूज कर रहा है, गोइंग कंसर्न बेसिस, तो आप क्या दे देंगे, एडवर्स। यहीं पर अगर मैनेजमेंट ने कोई दूसरा बेसिस फॉलो किया, आपको वो ठीक लगता है, तो आप अनमॉडिफाइड भी दे सकते हो, और क्या आएगा, ईओएम आएगा। ये आपके बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट वो सिचुएशन हो सकता है। इनअप्रोप्रिएट में एक ही चीज आपके बुक में लिख के दी गई है। इज दिस क्लियर टू यू? बट मेरे हिसाब से आप इसको भी इक्वली इंपॉर्टेंट समझना। क्वेश्चन में अगर वो बोले दूसरा बेसिस फॉलो किया है, वो ठीक लग रहा है, तो आप अनमॉडिफाइड प्लस ईओएम दे सकते हैं। अब आता है दूसरा सिचुएशन, आपको लगता है गोइंग कंसर्न बेसिस क्या है, अप्रोप्रिएट है, तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर गोइंग कंसर्न बेसिस में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको ये अकाउंटिंग का बेसिस बराबर लग रहा है, तो ठीक है, क्लीन ओपिनियन, तो बात खत्म। बट सर आपको लग रहा है प्लस देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, मतलब आज नहीं बोल रहा हूं गोइंग कंसर्न बेसिस पे अकाउंटिंग मत करो, अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न बेसिस पे करो, बट एक अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। अब ये जो मटीरियल अनसर्टेनिटी है ना, या तो मैनेजमेंट इसको डिस्क्लोज करेगा या मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर मान लो मैनेजमेंट इसको बराबर से डिस्क्लोज करता है, तो कहना इसे अनसर्टेनिटी है, पाप थोड़ी है, डिस्क्लोजर दिया है, तो कहना है गिव अ क्लीन ओपिनियन। यस, क्लीन ओपिनियन दूंगा, और साथ साथ में मेरे को रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। देखो, व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट, मटीरियल अनसर्टेनिटी यानी ढंग से डिस्क्लोज किया गया है, कैन आई गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन? यस, बट इस बार मेरे ऑडिट रिपोर्ट में एक हेडिंग आएगा जिसका नाम क्या होगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। सैंपल रिपोर्ट यहां पे अटैच्ड है, ऐसा हेडिंग आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड। इसका मतलब है कोई गलती नहीं है, सिर्फ अनसर्टेनिटी है, जो कि क्या है, बराबर से डिस्क्लोज्ड है। अगर ये डिस्क्लोज नहीं होता तो ये आता ही नहीं, ये डिस्क्लोजर दिया है ढंग से, इसीलिए ये आया है। अगर मैं बोलूं देयर इज नो गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम, अप्रोप्रिएट है, बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो सर उस केस में ये मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला हेडिंग नहीं आएगा। ये मैटर कहां चले जाएगा, इधर क्वालिफाइड और एडवर्स, दोनों के लिए कौन सा हेडिंग आता है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, उस हेडिंग के अंदर ये मैटर चले जाएगा। रिमेंबर, आईसीआई के दो क्वेश्चन भी है, अगर पूरा डिस्क्लोजर नहीं दिया तो उन्होंने माना है एडवर्स आएगा, अगर डिस्क्लोजर दिया, छोटा मोटा एक आध इंफॉर्मेशन छुपा लिया है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया है, क्वालिफाइड दिया है। दोनों सजेस्टेड क्वेश्चन हमने 705 के अंदर भी डिस्कस किए हैं। ओके, क्या ये रिपोर्टिंग वाला पार्ट समझ में आया है क्या? इधर आपको केयरफुल रहना है। नंबर 2 में आई है, देखिए, व्हेन द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज अप्रोप्रिएट बट अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, आपको ये पूरा पार्ट लिखना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन पूछता है ना कि भाई डिस्क्लोजर दिया है तो पूरा ये पार्ट आएगा, डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो ये पूरा पार्ट आएगा, ये लिखना पड़ेगा, ढंग से पढ़िएगा। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट मटेरियल अनसर्टेनिटी दिया हुआ है, कैन आई गिव अनमॉडिफाइड ओपिनियन? यस, और मेरे रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन आना चाहिए, इसका नाम क्या होगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। कैन आई से इसमें जो कंटेंट आ रहा है दैट साउंड्स लाइक ईओएम ओनली, ईओएम को जो ड्राफ्टिंग होता है ना, वी ड्रॉ अटेंशन that there is a material uncertainty, एकदम लैंग्वेज ऐसा ही आता है। देखो, we draw attention to note number X, जहां पे बोला गया है that there is a material uncertainty, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको कैसा लिखना पड़ेगा, you have to draw attention to note number X, जहां पे मैटर डिस्क्लोज किया है, एंड स्टेट करना पड़ेगा क्या, these events or conditions indicate that there is a material uncertainty जो exist करता है, which may cast a significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern, and ये लाइन लिखना पड़ेगा, ऑडिटर्स ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड। याद है ईओएम में हर बार बोलते थे इस मैटर को लेके मॉडिफिकेशन नहीं दिया है, मॉडिफिकेशन दिया होता तो ये हेडिंग यहां नहीं आता, ये कंटेंट कहां चले जाता, बेसिस फॉर, देखो नीचे दिया है। अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, क्वालिफाइड या एडवर्स, और ये कंटेंट कहां पर आएगा, बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स, जहां बोलना पड़ेगा मटीरियल अनसर्टेनिटी है जिसका इंपैक्ट आएगा ऑन द गोइंग कंसर्न एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज नहीं है। ये लैंग्वेज आपको ढंग से आना चाहिए, आईसीआई के आंसर्स में ये एक्सपेक्टेड है। इज दिस क्लियर टू यू? लास्ट पार्ट, रिपोर्टिंग में आखिरी चीज बोली है क्या, मैंने मैनेजमेंट को बोला कि आपको असेसमेंट करने की जरूरत है, मैनेजमेंट इस असेसमेंट को गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग करने को तैयार ही नहीं है। मैंने बोला था ना रेस्पॉन्सिबिलिटी में उनको असेसमेंट करना चाहिए, अगर वो असेसमेंट ना करें, या मैंने बोला एटलीस्ट 12 मंथ्स तक असेसमेंट कवर करना चाहिए, उन्होंने 3 महीना कवर किया है। दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो, नॉर्मली असेसमेंट अगर होगा तो पूरा 12 महीने मैनेजमेंट कवर करेगा, वो असेसमेंट शायद करेगा ही नहीं। इसका मतलब पता है क्या है, आपको जो आज तक सारा एविडेंस मिला होगा आपको उसके ऊपर भी डाउट आएगा। ये जो असेसमेंट से भी आपको इसके पहले जो ऑडिट एविडेंसेस मैनेजमेंट ने
दिए होंगे, आपको उस पर भी क्या आएगा, डाउट आएगा, और आपके पास में कोई और सोर्स नहीं है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का, इसलिए आपको कहां जाना पड़ेगा, 705 ढंग से पढ़ना। इफ मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू मेक द असेसमेंट और एक्सटेंड द असेसमेंट, ऑडिटर को इसका इंपैक्ट कंसीडर करना पड़ेगा, या तो क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। जनरली अगर आप मुझे पूछोगे बिल्कुल असेसमेंट नहीं किया है, आप डिस्क्लेमर की तरफ जाओगे। असेसमेंट में शायद मे बी 2-4 महीने कवर नहीं किए होंगे, क्वालिफाइड देके छोड़ सकते हो। दिस कैन बी द इंटरप्रिटेशन, बिकॉज ऐसा माना जाएगा आपके लिए पॉसिबल नहीं है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये उन्होंने खुद पहले करना चाहिए, उनके असेसमेंट के बेसिस पे आपको कॉन्फिडेंस आता है। रिपोर्टिंग में तीनों पार्ट आपको आना ही चाहिए। फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिपोर्टिंग पार्ट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। इज दिस क्लियर? नीचे देखिए अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। मैनेजमेंट अगर टीसीडब्ल्यूजी दोनों को मुझे कम्युनिकेट करना है, कोई भी चीज मेरी रिपोर्ट में आने वाली होगी मॉडिफिकेशन के फॉर्म में, मटेरियल अनसर्टेनिटी के फॉर्म में, मुझे उन्हें कम्युनिकेट करना चाहिए। और आपको मालूम है ना, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल देने में बीओडी ने डिले कर दिया तो हमें कभी कभी डाउट आ सकता है, शायद कोई प्रॉब्लम होगा गोइंग कंसर्न रिलेटेड, इसलिए बीओडी का अप्रूवल नहीं आ रहा होगा, तो मैंने एडिशनल प्रोसीजर लगाना चाहिए। इफ देयर इज अ डिले इन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को लगता है शायद ये गोइंग कंसर्न की वजह से हो सकता है, तो मैंने एडिशनल प्रोसीजर लगा के अपनी रिपोर्ट पे इंपैक्ट कंसीडर करना चाहिए। अगर आप मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे, ये इंडिकेटर्स याद करने की जरूरत नहीं है, रीड करना चाहिए। 5 प्रोसीजर आपको आने चाहिए। अगर ये इवेंट्स मिलते हैं तो आप क्या प्रोसीजर लगाएंगे, ये आपको आने चाहिए। रिपोर्टिंग वाला पार्ट आपको आना चाहिए। रिपोर्टिंग वाले पार्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 2, जहां पे गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट क्या एग्जिस्ट करता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी। रिमेंबर डिस्क्लोजर दिया है तो ही ये हेडिंग आएगा मटेरियल अनसर्टेनिटी, डिस्क्लोजर ढंग से नहीं दिया है तो मॉडिफिकेशन ही आएगा। ये आपको पार्ट आना चाहिए। अदर देन दैट एक बेसिक ऑब्जेक्टिव दिया है कि भाई जो मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंक्लूड, और दोनों के बाद में जो भी आउटकम आएगा वो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट। ये तो बहुत आसान सा चीज है। फोकस मेजरली किसके ऊपर करना है, ये 3 इवेंट्स और कंडीशंस पे, प्रोसीजर्स पे एंड रिपोर्टिंग पार्ट के ऊपर। आर यू क्लियर विद दिस? एक सैंपल क्वेश्चन, ओनली वन, आई विल नॉट ट्रबल टू मच। One good question. Question number 11. Yes, this covers everything. आगे सारे क्वेश्चंस आप पढ़ सकते हैं ऑब्वियसली। Fun Vista Limited, an entertainment company that operates a traveling circus, has been facing a significant decline in the popularity. Attendance almost 75% से drop हो चुका है, जैसे क्लास में drop होता है। Circus has been continuously targeted by animal rights, obviously. The CEO observed that the audience is shifting to other entertainment options. इससे business अभी क्या नहीं लग रहा है, sustainable नहीं लग रहा है। As a result, several key managerial people also पूरी कहानी बोल रहा है कि प्रॉब्लम है। देर आर डिले इन पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑल्सो, बैंक्स वगैरह से पैसा भी नहीं मिल रहा है, एक्सटेंडिंग या नया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी नहीं मिल रहा है। ड्यूरिंग द डिस्कशन विद मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को समझ में आया दैट फन विस्टा हैड नो एक्शन प्लान टू एड्रेस दिस डिफिकल्टीज, मेकिंग द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न assumption as inappropriate. However, these critical circumstances were not disclosed. अब देखो ये inappropriate ही है, टेक्निकली उन्होंने गोइंग कंसर्न बेसिस यूज ही नहीं करना चाहिए, तो उस वजह से भी मैं एडवर्स दूंगा। और अगर मैं बोलूं चलो ये मटेरियल अनसर्टेनिटी मान लो, इसको भी डिस्क्लोज नहीं किया है, कहना ये बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं करना, तब भी क्या आएगा, एडवर्स ही आएगा। ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं जहां वो क्लैरिटी देता ही नहीं है, कि इनअप्रोप्रिएट के बावजूद भी बोल देगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पॉइंट डाल देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बोला है सर, आपने क्या एक्शन लेना चाहिए एज पर ऐसे, आपकी रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट आएगा। पहले बोलेगा 570 वाला नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, पॉइंट नंबर 1 इज योर ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 570, कि आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि उनका जो यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। दूसरा चीज, क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, ये आपका ऑब्जेक्टिव आ गया ऐसे का। ये जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है ये बहुत क्रिटिकल है। 3 और 4 में देखो उन्होंने रिपोर्टिंग वाला पार्ट लेके आया। जब गोइंग कंसर्न बेसिस आपको क्या लगता है, इनअप्रोप्रिएट लगता है, पर फाइनेंशियल अभी भी किस बेसिस पे बनाया गया है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे, तो आपने कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, एडवर्स। अब आईसीए को लगता है ये ऑप्शन भी आ सकता है, और उन्होंने देखो अगर ऐसा बोलूं कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, उसका भी डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तब भी एज पर 705 मुझे क्या देना चाहिए, क्वालिफाइड और एडवर्स। बिल्कुल डिस्क्लोजर नहीं दिया तो आंसर कहां फिट होना चाहिए, आइडियली एडवर्स। और ये डिस्क्लोजर में डिटेल में डिस्कशन कहां पे होगा,
बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन बोलना चाहिए मटेरियल अनसर्टेनिटी है विच में कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट एंड इस मैटर को डिस्क्लोज नहीं किया गया। क्या ना इसे रिपोर्टिंग वाला पार्ट दोनों लिखा, ये तो फैक्ट ऑफ द केस है कि कंपनी में ये प्रॉब्लम है। कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स, कंक्लूजन क्या है, ये आपका 6 and 7 में कंक्लूजन है। क्या? कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स इट इज क्लियर गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनअप्रोप्रिएट, और इसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, रिफ्लेक्ट नहीं किया। हम क्या देंगे? एडवर्स ओपिनियन, क्योंकि अगर आप डिस्क्लोजर भी माने तो बिल्कुल डिस्क्लोजर नहीं है, और ऑब्वियसली ये मैटर एक्सट्रीमली परवेसिव माना जाएगा एंड बेसिस के अंदर रीजन देना पड़ेगा कि ये मटेरियल अनसर्टेनिटी है जिसका एबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा गोइंग कंसर्न के ऊपर, और इसको बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं किया। सरप्राइज एलिमेंट इज योर पॉइंट नंबर 8। देयर इज अ कारो क्लॉज, देयर इज अ कारो क्लॉज नंबर 19, जहां पे याद है क्या क्या बोला था? एजिंग एनालिसिस, रेशोज, फिर मैनेजमेंट का प्लान क्या है, आपका अंडरस्टैंडिंग है, सबके बेसिस पे आपको ऐसा लिखना पड़ता है कि एज ऑन ऑडिट रिपोर्ट डेट 31 मार्च के बाद में अगले 12 महीने में क्या कोई ऐसा चीज हो सकता है कि कंपनी अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको कारो के क्लॉज नंबर 19 में क्या करना चाहिए? रिपोर्ट करना चाहिए। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रेशो, एजिंग एनालिसिस एंड अदर इंफॉर्मेशन, जो आपका नॉलेज है ना विद द बीओडी एंड मैनेजमेंट का प्लान, क्या आपको ऐसा लगता है देयर इज अ अनसर्टेनिटी और नॉट एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट दैट इज कंपनी केपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लाइबिलिटीज विच आर एग्जिस्टिंग एज ऑन 31 मार्च विच में फॉल ड्यू विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months? क्या उसके लिए पेमेंट करने के लिए पैसा उनके पास लगता है, वर्किंग कैपिटल के फॉर्म में है या नहीं? ये आपको चेक करके क्या करना पड़ेगा? कारो के क्लॉज 19 में रिपोर्ट करना पड़ेगा। 570 का ये फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जहां पर प्रोसीजर वाला पार्ट नहीं है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, जब आपको टाइम मिले रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। 2 क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका प्रोसीजर वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा एंड रिपोर्टिंग वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। मुझे लगता है आने वाले एग्जाम में कभी ना कभी एक बार वो आपको ये चीज ड्राफ्ट करने के लिए बोलेगा, वो बोलेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, ढंग से डिस्क्लोज्ड है, आप इसको ड्राफ्ट करें। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ड्राफ्टिंग के लिए थोड़ा आपको केयरफुली ये एग्जांपल याद रखना चाहिए। दिस इज सिमिलर टू योर ईओएम पैराग्राफ। इज दिस क्लियर टू यू? इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 6 है, जहां पर हम 3 एसेस रिवाइज करेंगे, 560, 570 एंड 580। आज 570 कवर किया है, आगे 2 अलग सेशन में 560, 580 भी कवर किया जाएगा। इनका डायरेक्ट कोई वेटेज नहीं है, ये तीनों नॉर्मली इंटर में पढ़ाए जाते हैं। फाइनल में रिपोर्टिंग एंड एप्लीकेशन बेस इनका पार्ट आपको आना चाहिए। दैट्स ऑल ऑन एसे 570। थैंक यू ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू फेस टू फेस।